एक मोरनी महल के प्रवेश द्वार के सामने वाले पेड़ पर बैठी होती है। तभी द्वार पर खड़े सैनिक में से एक सैनिक उस मोरनी को पत्थर मारता है और मोरनी घायल होकर पेड़ से नीचे गिर जाती है और वह मोरनी गुस्से में कहती है, अरे मूर्ख, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था जो तुमने मुझे पत्थर मारा? अरे ये क्या, ये तो बोलने वाला मोरनी है। हाँ, मैं तुम मनुष्य की तरह बोल सकती हूँ और इसीलिए मैं तुमसे पूछ रही हूँ, तुमने मुझे पत्थर क्यों मारा? इसीलिए मारा कि हमारे राजा का आदेश है कि कोई भी गरीब, भिखारी, ब्राह्मण, पशु या पक्षी राजमहल के भीतर तो क्या आसपास भी भटकना नहीं चाहिए, क्योंकि यह सब राजमहल के अन्न और जल बर्बाद कर देते हैं। राजा को इन सभी से नफरत है। ओह हो, राजा को नफरत है? अरे कैसा निर्दय राजा है तुम्हारा। अगर एक राजा अपने राज्य के गरीब, असहाय, इन सभी का सहायता नहीं करेगा तो कौन करेगा? इन सब से हमें कोई मतलब नहीं है। हमें तो केवल राजा के आदेश से मतलब है, जिसका पालन मैं करूंगा। और तुम भागो यहाँ से, नहीं तो तुम्हें पकड़कर किसी जानवर को खिला दूंगा। ओह हो, तो सुनो, इस प्रकार सभी जीव को कष्ट पहुंचाकर उसे भागाना अपमानजनक है। तुम्हें और तुम्हारा राजा को इनका दंड अवश्य मिलेगा। जा मूर्ख, जा। तूने मुझे पत्थर मारा है ना, अब तो स्वयं पत्थर हो जा। और वह राजा जिसने अपनी प्रजा पर इतना बड़ा अत्याचार किया है, वह भी दंड का भागीदारी है। जल्द ही उसे भी दंड मिलेगा। इतना कहने के बाद वह मोरनी वहां से गायब हो जाती है और सैनिक पत्थर में बदल जाता है। यह सब देखकर दूसरा सैनिक डरकर महल के भीतर भाग जाता है। कहानी की शुरुआत होती है एक गरीब किसान जिसका नाम वीरू होता है। वीरू खेतों में काम कर रहा होता है और तभी वहां उस खेत का मालिक रामलाल आ जाता है और कहता है, अरे अरे अरे, अभी तक इतना ही काम किया है। अरे कितना मर मर कर हाथ चलाता है तू। अरे जल्दी जल्दी हाथ चला, ऐसे करेगा तो मेरे घर की रोजी रोटी कैसे चलेगी। जल्दी जल्दी काम कर। क्षमा करें मालिक, मैं सुबह से काम कर रहा हूँ। मुझे भूख लगी है और भूख के कारण हाथ पैर काम नहीं कर रहे हैं। मैं ज्यादा काम नहीं कर पा रहा हूँ। बहुत जोरों की भूख लगी है मालिक। अरे मूर्ख, कितना खाना खाता है। सुबह ही तो भोजन दिया था और तुम्हें इतनी जल्दी भूख लग गई। अरे काम तो तूने कुछ किया ही नहीं और अब कह रहा है कि भूख लगी है और कहता है भूख की मारी हाथ पैर नहीं चलता है। बड़ा आया भूख लगी है, चुपचाप काम कर। क्षमा करें मालिक, मैं क्या कर सकता हूँ। काम कर करके मेरी हालत खराब हो गई है और मैंने खाना भी नहीं खाया है, जिससे मुझे दोबारा भूख लग रही है। मालिक, कुछ खाने को दे दीजिए ना। अरे अरे अरे, कुछ खाने को दे दीजिए। बड़े आए काम धाम तो करना आता नहीं, बस खाना खिलाते जाओ इनको। सुनो मेरी बात ध्यान से, आज रात से पहले तूने काम पूरा नहीं किया तो आज तुझे खाना ही नहीं मिलेगा। वीरू उदास होकर खेत में काम करने लगता है। रात हो जाती है और काम खत्म करके वीरू घर जाता है और अपने मालिक रामलाल से खाना मांगता है। मालिक, काम खत्म हो गया, अब तो मुझे खाना दे दीजिए, बहुत भूख लग रही है। खाना? अरे खाना के अलावा तुझे आता ही क्या है। जा जाकर खा ले पेट भर कर, कल भी बहुत काम है खेतों में। जा जा जल्दी से खाना खा ले। रामलाल की पत्नी विमला वीरू को खाना देती है और वीरू खाना खाकर घर के बाहर आंगन में सो जाता है, क्योंकि रामलाल वीरू को पसंद नहीं करता था, बस उसे अपने काम के लिए याद करता था। तभी रामलाल की पत्नी विमला अपने पति रामलाल से कहती है, आप कब तक इसे हमारे घर में रखने वाले हैं? इससे कोई फायदा होगा या नहीं? अरे भाग्यवान, तुम चिंता मत करो, मैं जल्द ही राजा बन जाऊंगा और तुम रानी। बस कुछ दिन और हैं, इसे अपनी जाल में पूरी तरह से फंसा लूं, फिर देखना तुम मेरा कमाल। अगर ऐसा होगा तो मैं सबसे पहले शाही गहने पहनूंगी, सोने चांदी चढ़े हुए। गहने मुझ पर कितने सुंदर लगेंगे ना। अब मुझसे और नहीं रहा जाता, जल्दी ही मुझे रानी बना दो। अरे चुप रहो, इतना शोर मत करो, कोई सुन लेगा तो। बस कुछ दिन और हैं, उसके बाद पैसा ही पैसा होगा मेरी रानी। अरे जो करना है जल्दी करो, ज्यादा समय तक तो इसे अपने घर में नहीं रख सकती। मैं खाना बनाकर तो थक गई हूँ, मुझे तो लगता है कि मैं उसकी नौकरानी बन गई हूँ। कितना कहता है वह वीरू। अरे शांत रहो, शांत। अगर वीरू ने सुन लिया तो कोई बात तुम्हारी पेट में पचती ही नहीं। मैंने कहा ना, बस कुछ दिन और,
उसके बाद तुम रानी और मैं राजा बन जाऊंगा। वीरू बाहर उदास होकर सोच रहा था। आखिर मैं इनके पास आया ही क्यों? मेरा घर परिवार कहाँ है? काश मैं अपने परिवार के पास होता तो मुझे इतना काम ही नहीं करना पड़ता, और अगर करना भी पड़ता तो मैं अपने घर के लिए करता, अपने परिवार के लिए करता और खुश होता। इसके बाद वीरू सो जाता है। अरे वीरू, सुबह हो गई है, उठ जा। जल्दी से खेतों में पहुंच, बहुत काम है। कब तक ऐसे ही घोड़े बेचकर सोता रहेगा? इतनी जल्दी सुबह हो गई मालकिन, और मालिक कहाँ है? दिखाई नहीं दे रहे हैं। वह बाजार गए हैं, जल्दी ही आ जाएंगे। तू जाकर खेतों में काम कर, जल्दी जा। वीरू खेत में जाता है और काम करने लगता है। सुबह सुबह बिना कुछ खाए काम करना कितना कठिन है। अरे क्या मेरी जिंदगी ऐसे ही बीतेगी? अरे मुझे नहीं चाहिए ऐसा जीवन, पर क्या करूं, मजबूरी है। खुद से बात करते हुए उसे एक नन्ही हरा लोमड़ी दिखाई पड़ता है, जिसे देखकर वीरू हैरान हो जाता है, क्योंकि हरा लोमड़ी उसने आज तक जीवन में कभी नहीं देखा था। अरे वह क्या है? ओह हो, नन्ही हरा लोमड़ी। ऐसा तो मैं आज तक कभी नहीं देखा। यह कोई जादुई लोमड़ी तो नहीं है। अगर ऐसा हुआ तो वह मुझे परेशानी से बाहर निकाल सकता है और मैं अपने परिवार के पास वापस जा सकता हूँ। हाँ चलो, मैं चलता हूँ उसके पास। ऐसा कहकर वीरू उस लोमड़ी के पीछे जाता है और एक बड़े से घने वन में पहुंच जाता है। अरे वह लोमड़ी कहाँ गया? अभी तो यही देखा था उसे। ओहो, कहाँ गया? अब तो मैं जंगल के ज्यादा अंदर भी आ गया हूँ। वापस कैसे जाऊं? अरे मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। अगर मैं घर जल्दी नहीं पहुंचा तो मालिक मुझ पर आज बहुत ज्यादा गुस्सा करेंगे। जैसे तैसे वीरू जंगल से बाहर निकलता है और वह घर पहुंचता है, पर तब तक शाम हो जाती है और वीरू देखता है कि मालिक घर के बाहर गुस्से में इंतजार कर रहा है। क्षमा कर दे मालिक, मैं जंगल में भटक गया था। अगली बार से ध्यान रखूंगा। बस इस बार मुझे क्षमा कर दीजिए मालिक, इस बार माफ कर दीजिए। अरे मैंने तुझे खेतों में काम करने को कहा था, और तू जंगल में क्या करने गया? घूमने की काम चोरी करने? मैं तुझे अपने घर में रखता हूँ, तुझे खाना देता हूँ, रहने के लिए जगह देता हूँ, और फिर भी तू काम चोरी करता है। जंगल में घूमने गया था कि मस्ती करने गया था? मालिक क्षमा कर दीजिए मालिक, मैं कामचोर नहीं हूँ। मुझे एक लोमड़ी दिखा जो हरा रंग का था, तो मैं उसका पीछा करने लगा और जंगल में खो गया। मैं सच कह रहा हूं मालिक, मेरा विश्वास कीजिए। मैं जानबूझकर जंगल में नहीं गया था, बस मैं वह लोमड़ी के पीछे गया था, काम चोरी के इरादे से नहीं। अरे मुझे तो अब लगता है कि मैं ही मूर्ख हूँ। हरा लोमड़ी, तू मुझे कुछ भी बताएगा और मैं उसे सच मान लूंगा। नालायक मूर्ख कहीं का, यह हरा लोमड़ी कब से होने लगा? मालिक मैं सच कह रहा हूँ, वह हरा लोमड़ी ही था। मैंने अपनी इन्हीं आंखों से देखा था। मेरी बात का विश्वास तो कीजिए। एक तो काम चोरी करता है, उसके बाद ऊपर से कहानी बना रहा है। हरा लोमड़ी जंगल में कब से आने लगा? तुझे लगता है कि मैं तुझे छोड़ दूंगा? आज तुझे खाना नहीं मिलेगा और तुझे पता चलेगा कि काम चोरी करने का अंजाम क्या होता है। इसके बाद रामलाल दरवाजा बंद कर देता है और बेचारे वीरू को भूखा ही सोना पड़ता है। आज मुझे भूखा ही सोना पड़ेगा। अरे काश मेरा भी कोई परिवार होता जिसके साथ मैं भी सुख रहता। मुझे इस प्रकार भूखा ना सोना पड़ता। अरे इतनी दुख में ना रहने पड़ते, कोई ताने ना मरता, कोई चोर ना कहता। हे ऊपर वाले, मैं ऐसा क्या किया था जिसकी मुझे ऐसी सजा मिल रही है? चलो अब सोता हूं, कल फिर से काम करना है। इसके बाद वीरू वहीं सो जाता है और उसके सपने में फिर से वही हरा लोमड़ी दिखाई देता है। अगर तुम्हें अपने परिवार से मिलना है तो तुझे पड़ोसी राज्य के राजा के पास जाना होगा और उससे क्षमा मांगनी होगी। तुमने जो कुछ भी किया वह गलत था। उसके बाद वापस आते समय तुम्हें जो भी पशु मिलेगा उसे पानी पिलाना होगा, तभी तुम अपने परिवार के पास वापस जा सकते हो। इसके बाद वीरू की आंख खुल जाती है और वह देखता है कि सुबह हो गई है, पर अभी तक मालिक और उसकी पत्नी सो रहे हैं। वह घर से बिना कुछ बताए वहां से भाग जाता है और पड़ोसी राज्य में पहुंच जाता है। वहां जाकर वह राजा से मिलता है। प्रणाम महाराज, प्रणाम। मेरा नाम वीरू है और मैं पड़ोसी राज्य से आया हूँ। आपसे मिलकर अच्छा लगा। कौन हो तुम और हमसे क्या काम है? पता नहीं महाराज, पर मेरे सपने में एक हरा लोमड़ी आया था और उसने मुझसे कहा
कि मुझे आपके पास आकर आपसे क्षमा याचना करनी चाहिए। बस इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। हमने तो तुम्हें क्षमा किया, परंतु तुम किस बात की क्षमा मांग रहे हो? हमें यह भी तो बताओ। हमें कुछ समझ नहीं आया, तुम किस बात की क्षमा मांग रहे हो? महाराज, सही बताऊं तो मुझे भी नहीं पता कि मुझे आपसे किस बात की क्षमा मांगनी है। अब क्षमा मांगने के लिए कहा तो मैं मांग रहा हूँ। आपने मुझे क्षमा कर दिया, ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। अब मैं अपने परिवार से मिल पाऊंगा। तभी राजा उसे ध्यान से देखता है और गुस्से में कहता है, अरे दुष्ट पापी तू है, सैनिक इसे तुरंत गिरफ्तार कर लो। पर महाराज, मैंने ऐसा क्या किया जिसके लिए आप मुझे गिरफ्तार कर रहे हैं? तू पड़ोसी राज्य का निर्दयी राजा वीर प्रताप है और तूने 1 साल पहले हमारे राज्य के सभी पशु पक्षियों को मरवा दिया था, क्योंकि तू उनसे नफरत करता था और अभी यहाँ पर क्षमा मांगने आया है। सैनिकों, गिरफ्तार करके इसे कारावास में डाल दो। लेकिन महाराज, मेरी एक बात तो सुन लीजिए। बिना किसी प्रमाण के मुझे दोषी न बनाया जाए। महाराज, ऐसे ना करिए, मैं दोषी नहीं हूँ। बस और कुछ भी सुनने को नहीं बचा है। इतना कुछ करने के बाद भी तुम में इतना साहस है कि बिना सेना के हमारे राज्य में घुस आए और अब प्रवचन दे रहे हो। सैनिकों, ले जाओ इसे इसी वक्त हमारे नजरों के दूर। वीरू को राजा कारावास में डाल देता है और वीरू मन ही मन में सोचता है, आखिरकार मैंने ऐसा क्या कर दिया जिसके लिए मुझे कारावास में डाल दिया गया? अरे मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा? तभी राजकुमारी वंदना वहां पर आ जाती है। आप ठीक है ना? मैं तो डर ही गई थी कि पिताजी आपको कोई बड़ी सजा ना दे दें। आप कौन हैं और आप मुझे जानती हैं क्या? हाँ, मैं आपको बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। तो क्या आप मुझे बता सकती हैं कि मैं कौन हूँ? क्योंकि मुझे कुछ याद नहीं है। आप पड़ोसी राज्य के राजा वीर प्रताप हैं और मैं और आप एक दूसरे से प्रेम करते हैं, लेकिन आपके और पिताजी के बीच दुश्मनी होने के कारण मैं आपसे विवाह नहीं कर सकी। क्या आप सच कह रहे हैं? पर मुझे यह जानना है कि महाराज ने मुझे देखते ही मुझ पर गुस्सा क्यों हो गए और कारावास में क्यों डाल दिया? वह इसलिए कि आपको एक कुत्ते ने काट लिया था और आप सभी जानवरों और पक्षियों से नफरत करने लगे थे। इसलिए आपने राज्य के साथ और मेरे राज्य के सीमा के पास सभी जानवरों और पक्षियों को मरवा दिया था। और तभी से पिताजी आपसे नफरत करने लगे थे, क्योंकि पिताजी को पशु पक्षियों से अति प्रेम है। आप मुझे क्षमा करें राजकुमारी जी। मेरी मूर्खता के कारण आपको और महाराज को बहुत दुख हुआ है। मेरी वजह से कितने ही पशु पक्षियों ने अपने प्राण खो दिए होंगे। मुझ पर क्षमा करें, लेकिन क्या आप मुझे एक मौका दे सकती हैं मेरी गलती को सुधारने का? मुझे बस एक बार बाहर निकाल दीजिए, कृपया करके सिर्फ एक बार। मैं सब कुछ सही करने का कोशिश करूंगा। हाँ, मैं आपको अभी के लिए कारावास से बाहर निकाल देती हूँ, पर आप मुझसे वादा कीजिए कि सब कुछ ठीक होने के बाद आप मुझे लेने आएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद राजकुमारी जी। मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं आपको लेने जरूर आऊंगा। मेरा वादा है आपसे। तभी वीरू को रास्ते में एक गाय दिखाई देती है जो बहुत प्यासी होती है, पर उसकी हालत ठीक नहीं थी। वह बीमार होती है। अरे यह एक पशु है, जैसा कि उस लोमड़ी ने कहा था कि जो भी पहला पशु मिलेगा उसे पानी पिलाना होगा। हाँ, मुझे जल्दी ही इस गाय को पानी पिलाना चाहिए। वीरू जल्दी से नदी के पास से पानी लाता है और गाय को पानी पिलाता है, जिससे गाय ठीक हो जाती है। और वह गाय कहती है, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अरे यह तो बोलने वाली गाय है। हाँ, मैं बोल सकती हूँ, और यही नहीं, मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानती हूँ। अगर ऐसा है तो तुम मुझे बताओ ना कि मैं कौन हूँ और कहाँ से आया हूँ। तुम्हारा नाम वीर प्रताप है और तुम एक राजा हो। हाँ, यही बात मुझे राजकुमारी ने भी कही थी, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मेरी ऐसी हालत कैसे हो गई। मैं राजा से रंग यानी कि गरीब किसान वीरू कैसे बन गया? यह 1 साल पहले की बात है। मैं तुम्हारे राज्य में महल के पास वाले पेड़ पर एक मोरनी के रूप में बैठी हुई थी, तो तुम्हारे सैनिक ने मुझे पत्थर मारकर घायल कर दिया था। तो गुस्से में आकर मैंने उस सैनिक को पत्थर बनने का श्राप दे दिया था, और तुम्हें भी श्राप दिया था कि तुम्हें भी तुम्हारे किए का दंड मिलेगा, जिसको तुम भुगत रहे हो। हे गौ माता, मुझे क्षमा करें। मैं अपने राजा होने का घमंड में जो कुछ भी किया
उसके लिए मैं दिल से क्षमा मांगता हूँ, पर मुझे यह समझ नहीं आ रहा है कि मैं सब कुछ भूल कैसे गया और मेरे मालिक और उसकी पत्नी कौन हैं। एक दिन तुम नदी में स्नान करने के लिए आए थे, तभी तुम उसमें डूब गए और बहकर दूसरे किनारे जा पहुंचे। और उस रामलाल ने तुझे देखकर यह पहचान लिया कि तुम राजा हो। और जब उन्हें पता चला कि तुम अपना अतीत भूल गए हो, तो उन्होंने तुम्हें नौकर बनाकर अपने घर में रख लिया, ताकि वह किसी दिन तुम्हारा फायदा उठाकर वह रामलाल राजा बन पाए और उसकी पत्नी विमला रानी बन सके। उन्होंने केवल तुम्हें अपने फायदे के लिए रखा हुआ था। ओ हो, तो यह बात है। तो क्या इतने दिनों से वह लोग मुझे धोखा दे रहे थे? हाँ, यह सच है, लेकिन इसमें तुम्हारे और तुम्हारा कर्मों का फल है। अगर तुमने हमेशा से प्रजा के कल्याण के बारे में सोचा होता, तो यह सब आज नहीं होता। तुम्हें दर दर भटकने की जरूरत नहीं होती, पर तुम एक निर्दय राजा थे। तुमने अपने जीवन काल में बहुत से पाप किए हैं, जिनका तुम्हें फल मिल रहा है। मैंने आज तक जो कुछ भी किया, गलत किया, उसके लिए मुझे क्षमा कर दो गौ माता। मैं आज के बाद से कभी भी किसी के साथ कोई अन्याय नहीं करूंगा। मुझे क्षमा कर दो। ठीक है, मैं तुम्हें क्षमा करती हूँ, पर तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। हाँ गौ माता, कैसा काम है मुझे बताओ। मैं किसी भी हालत में आपका काम करूंगा। यहाँ से पश्चिम दिशा की ओर एक गुफा है, जिसमें एक तांत्रिक रहता है। उसके पास एक जादुई छड़ी है। अगर उस छड़ी को लेकर आ जाओ, तो मैं तुम्हें पहले की तरह राजा बना सकती हूँ। आप चिंता ना करें गौ माता, मैं किसी भी हाल में वह जादुई छड़ी आपके पास ले आऊंगा। बस आप मेरा इंतजार करें, मैं अभी लेकर आता हूँ। वीरू पश्चिम दिशा की ओर चल पड़ता है और उसे वह गुफा मिल जाती है। वह उस गुफा में जाता है और देखता है कि एक तांत्रिक तपस्या कर रहा है। वही उसके पास एक छड़ी पड़ी हुई थी, तो उसे ध्यान से उठाता है। तभी तांत्रिक की तपस्या भंग हो जाती है और वह वीरू को देख लेता है और गुस्से में चिल्लाता है, अरे मूर्ख, तेरी वजह से मेरी सालों की तपस्या भंग हो गई। अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, तुझे इसका दंड देकर ही रहूंगा। वह सब बाद में देखना, पहले ये जिसकी छड़ी है उसको वापस तो दे दूं। ऐसा नहीं हो सकता। लाओ वह छड़ी मुझे वापस करो, नहीं तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। अरे क्यों वापस करूं? यह तुम्हारी छड़ी नहीं है, या तो उस बोलने वाली गाय की छड़ी है। अरे मूर्ख व्यक्ति, मैंने कितनी मुश्किल से उस परी से हथियाई थी। मैं इसे किसी भी हालत में नहीं दूंगा। वापस कर दे मुझे वह छड़ी, नहीं तो तुझे इसका भुगतान करना होगा। वापस कर मूर्ख। हाँ तो सीधी तरह सुन लो, अब यह छड़ी मिलना तो मुश्किल है, चाहे तुम कुछ भी कर लो। मुझे वह छड़ी दे दो, उसके बिना मैं अमर नहीं हो सकता। ला दे मुझे वह छड़ी। अच्छा, तो इसलिए तूने बोलने वाली गाय की छड़ी ली थी, अब तो तू कुछ भी कर ले, यह छड़ी तो तुझे किसी भी हालत में नहीं दूंगा। अच्छा, इसका मतलब तू वह छड़ी नहीं देगा? नहीं दूंगा, तुम्हें जो करना है वह कर लो। तो तू रुक जा, मैं तुझे तोता बना दूंगा, फिर बोलते रहना टर्टर। वीरू तुरंत उस गुफा से भागता है, पर गुस्से में वह तांत्रिक भी वीरू के पीछे भागता है और वह गाय के पास आकर वह छड़ी गाय को वापस कर देता है। तभी वह गाय एक सुंदर सा परी बन जाती है। अब बस बहुत हुआ, मैं तुझे तेरे किए की दंड दूंगी। फिर वह परी अपनी जादुई शक्ति से तांत्रिक को भस्म कर देती है और वीरू से कहती है, धन्यवाद वीर प्रताप, तुम्हारे वजह से मुझे मेरी जादुई छड़ी मिल गई। उस तांत्रिक ने मुझसे मेरी जादुई छड़ी ले ली थी, जिससे मैं केवल जानवर या पशु पक्षी के रूप में ही बदल सकती थी। लेकिन अब मुझे मेरी छड़ी मिल गई है, तो मैं वापस से परी बन सकती हूँ और अब मैं अपने दिए हुए श्राप को भी वापस लेती हूँ। परी अपनी जादुई शक्ति से वीरू को राजा वीर प्रताप बना देती है और वह सैनिक भी पत्थर से इंसान बन जाता है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद परिमा, मैं तुम्हारा यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा। धन्यवाद नहीं, अच्छे कर्म करो, अच्छे कर्म करोगे तो तुम्हारा जीवन में मुश्किल कभी नहीं आएगी। इसके बाद परी वहां से गायब हो जाती है और राजा वीर प्रताप वापस से पड़ोसी राज्य के राजा से माफी मांगता है। मुझे एक बार फिर से क्षमा करें महाराज, क्षमा कर दें। इस बार राजा उसे माफ कर देता है और राजा वीर प्रताप
राजकुमारी से विवाह का प्रस्ताव रखता है। महाराज, आज मैं आपकी बेटी से विवाह करने आया हूँ। मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपकी बेटी को हमेशा खुश रखूंगा। अगर तुम्हें अपनी गलती का पछतावा है तो हम अपनी बेटी का विवाह तुमसे करने में सहमत हैं। हमें उम्मीद है कि तुम अब से सही मार्ग पर ही चलोगे और भविष्य में कभी बुरा काम नहीं करोगे। इसके बाद राजा वीर प्रताप और राजकुमारी का विवाह हो जाता है और वीर प्रताप अपने महल आ जाता है। आज से पूरे राज्य में पशु पक्षियों, गरीब और असहायों को हमारे यहाँ से पेट भरकर भोजन मिलेगा और कोई भी मेरे राज्य में भूखा नहीं रहेगा। सामने खड़े रामलाल और उसकी पत्नी विमला दुखी होते हैं। तभी राजा वीर प्रताप वहां आ जाते हैं और कहते हैं, मालिक, आपने और मालकिन ने मेरा बहुत ध्यान रखा, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे पता चल गया है कि आप मेरी जगह राजा बनने का सपना देख रहे थे। नहीं नहीं नहीं, हमें क्षमा करें महाराज, हमसे भूल हो गई। हमें आपके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे और मेरी पत्नी को बहुत पछतावा है। लालच में आकर हमने ऐसा कर दिया था। हमें क्षमा करें महाराज, हमें क्षमा करें। हाँ, बस कोई बात नहीं। भूल सबसे होती है, मुझसे भी हुई, पर अब मैं उसे सुधारने का पूरा प्रयास करूंगा और हमें उम्मीद है कि आप भी अपने आप को बदलने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना? हाँ, बिल्कुल महाराज, बिल्कुल। धन्यवाद महाराज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप कितने दयालु हैं। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। इसके बाद रामलाल और उसकी पत्नी विमला वहां से खुशी खुशी चले जाते हैं। थोड़ी ही देर बाद परी वहां आती है और राजा वीर प्रताप के काम से खुश होती है और फिर जाने लगती है। तभी राजा वीर प्रताप आकर कहता है, अरे आप कहाँ जा रही हैं? आप भी हमारे साथ हमारे राज्य में रहिए ना। नहीं वीर प्रताप, मेरा काम खत्म हुआ। अब मैं किसी दूसरे नगर में जाकर वहाँ के समस्याओं का निवारण करूंगी। जैसी आपकी इच्छा, पर जाते जाते एक बात तो बताइए। हाँ कहिए, क्या पूछना चाहते हो? क्या आप ही वह हरा लोमड़ी थी जिसे मैंने देखा था? हरा लोमड़ी? कौन सा हरा लोमड़ी? क्या आप वह हरा लोमड़ी नहीं थी? नहीं, मैं आज तक कई रूप लिए पर कभी भी किसी हरा लोमड़ी का रूप नहीं लिया। तो वह लोमड़ी कौन था? क्या वह सच में कोई जादुई लोमड़ी था या कुछ और, जो मेरे सपने में आकर मेरी सहायता कर गया? मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकती हूँ। हो सकता है वह कोई मायावी जीव है जो तुम्हारी सहायता कर रहा है। इस तरह की घटनाओं को कभी भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। कोई मायावी जीव जिसे मैं भी नहीं जानता हूँ, वह मेरी मदद करने क्यों आएगा? यह तो मैं भी नहीं जानती। हो सकता है कि वह तुम्हारे भविष्य में आने वाली किसी बहुत बड़ी परेशानी का तुम्हें संकेत दे रहा हो। तुम्हें संभल कर रहना होगा और अगर तुम्हें कभी भी भविष्य में मेरी सहायता की जरूरत हो तो एक बार दिल से याद करना, मैं तुम्हारा सहायता के लिए आ जाऊंगी। ऐसा कहते हुए परी वहां से गायब हो जाती है और राजा सोचता रह जाता है कि वह हरा लोमड़ी कौन हो सकता है।